सभी को नमस्कार। आज हम लोग यहाँ नाइट्रोएल्केन के आईयूपीएसी नामाकरण के बारे में सीखेंगे। फिर उसके बाद सल्फोनिक एसिड का नामाकरण और फिर उसके बाद एसिड एनहाइड्राइड का नामाकरण सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज अभी इस क्लास में नाइट्रोएल्केन का नामाकरण अर्थात नोमेनक्लेचर ऑफ नाइट्रोएल्केन। नाइट्रोएल्केन एक ग्रुप है जो फंक्शनल ग्रुप है, उसका नामाकरण कैसे करेंगे इसके बारे में जानेंगे। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि अन्य फंक्शनल ग्रुप का नामाकरण किए हैं, इसमें 7 कॉलम बनाएंगे जिसमें ये क्लास नेम हुआ, ये फंक्शनल ग्रुप हुआ, ये जीएफ हुआ जनरल फॉर्मूला, ये एग्जाम्पल हुआ उदाहरण, ये कॉमन नेम हुआ सामान्य नाम, यहाँ इसका यूपीएससी नेम होगा और वहाँ स्ट्रक्चर होगा। यहाँ नाइट्रोएल्केन है क्लास में, तो यहाँ लिखेंगे नाइट्रोएल्केन। इसका यूपीएससी नेम होता भी है, यही नाम होता है इसका नाइट्रोएल्केन। इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। इसका फंक्शनल ग्रुप होता है बॉन्ड NO2। इस बॉन्ड से यहाँ एल्काइल ग्रुप जुटेगा तो हो जाएगा RNH2। ये जनरल फॉर्मूला हो गया इसका। अब R की जगह पर यहाँ अगर हम CH3 डालते हैं तो ये मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ हो जाएगा नाइट्रोमीथेन। क्योंकि यहाँ नाइट्रोएल्केन है तो एल्केन की जगह पर यहाँ एक कार्बन है तो मीथेन होता है, इसलिए इसका कॉमन नेम हो जाएगा नाइट्रोमीथेन। यहाँ भी वही नाम हो जाएगा नाइट्रोमीथेन, यहाँ भी हो जाएगा। और इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला इस तरह से यहाँ हो जाता है। इस तरह से यहाँ इसका पहला मेंबर तैयार हो गया। ये फंक्शनल ग्रुप नाइट्रोएल्केन का NO2 होता है, ये बॉन्ड लगा हुआ है। ये Fg का मतलब GF का मतलब हुआ जनरल फॉर्मूला, इसमें R लगा देंगे तो इसका समान सूत्र हो जाता है। यहाँ R की जगह पर यहाँ मिथाइल ग्रुप देते हैं NO2, तो ये नाइट्रोमीथेन हो जाता है। क्योंकि एक कार्बन है, एक कार्बन को मीथेन के नाम से जानते हैं, तो इसका ये दोनों नाम सेम हो जाता है। फिर ये सब RNH2 ही रहेगा और R का अलग अलग वैल्यू यहाँ पर हम डालेंगे। यहाँ पर अगर हम C2H5NO2 देते हैं तो ये हो जाएगा नाइट्रोइथेन। ये कंपाउंड हो जाता है नाइट्रोइथेन और यहाँ भी हो जाएगा नाइट्रोइथेन। ये दोनों नेम इसका सेम हो जाता है। अब यहाँ 2 कार्बन और यहाँ पर NO2 ग्रुप, इस तरह से इसका दूसरा सदस्य का नामकरण हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ हम अगर प्रोपाइल ग्रुप लेते हैं C3H7NO2 तो हो जाएगा नाइट्रोप्रोपेन। ये हो जाएगा नाइट्रोप्रोपेन, यहाँ भी हो जाएगा नाइट्रोप्रोपेन और यहाँ 3 कार्बन देंगे, इसके चारों हाइड्रोजन हो जाएगा और ये फंक्शनल ग्रुप रहेगा साइड से। तो इस तरह से यहाँ नाइट्रोएल्केन का नामकरण होता है। ये मिथाइल है ग्रुप है तो नाइट्रोमीथेन, चूंकि यहाँ एक कार्बन है, चूंकि यहाँ इसका नाम है नाइट्रोएल्केन, एल्केन की जगह पर अगर 2 कार्बन है तो इथेन हो जाएगा, 3 है तो प्रोपेन हो जाएगा। इसका दोनों नाम सेम होता है, अर्थात इसका नामकरण किसी अन्य फंक्शनल ग्रुप के नामकरण से आसान है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लासों में पढ़ा है। यहाँ अगर हम प्रोपाइल ग्रुप रखते हैं तो ये नाइट्रोप्रोपेन हो जाता है, यहाँ भी नाइट्रोप्रोपेन हो जाएगा। यहाँ एक और एग्जाम्पल लेते हैं C4H9, ये ब्यूटाइल ग्रुप है। चूंकि ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन को निकालते हैं तो ब्यूटाइल ग्रुप प्राप्त होता है, अर्थात एल्केन से हम एक हाइड्रोजन परमाणु को निकालते हैं तो जो ग्रुप हमें प्राप्त होता है उसी को एल्काइल ग्रुप के नाम से जाना जाता है और इसे R के द्वारा सूचित करते हैं। तो यहाँ R की जगह पर मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल इस तरह से देंगे। तो ये ब्यूटाइल ग्रुप है, यहाँ नाइट्रो ग्रुप लगाते हैं तो हो जाएगा नाइट्रोब्यूटेन। यहाँ भी हो जाएगा
नाइट्रोब्यूटेन। अब यहाँ पर 4 कार्बन देंगे और यहाँ NO2 ग्रुप लगा देंगे, इस पर हाइड्रोजन एटम हो जाता है। तो इस प्रकार से आगे भी चलेगा। अगर पेंटाइल ग्रुप देते हैं तो यहाँ नाइट्रोपेंटेन, यहाँ भी नाइट्रोपेंटेन। हेक्साइल ग्रुप देते हैं तो नाइट्रोहेक्सेन, फिर यहाँ नाइट्रोहेक्सेन हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ नाइट्रोएल्केन का नामकरण पूरा हो जाता है। पुनः एक बार इसको देख लें। यहाँ मिथाइल ग्रुप है, नाइट्रो है तो नाइट्रोमीथेन, इसका दोनों नेम सेम हो जाएगा। इथाइल ग्रुप है तो नाइट्रोइथेन, प्रोपाइल ग्रुप है तो नाइट्रोप्रोपेन। क्योंकि यहाँ नाइट्रोएल्केन नाम है, इसी का आधार उसका लेंगे। अन्य फंक्शनल ग्रुप में जब यहाँ नाम लिखते थे तो उसका आईयूपीएसी नेम यहाँ लिखते थे, इसका दोनों नेम सेम है, इसलिए यहाँ पर आईयूपीएसी नेम को इसका ब्रैकेट में लिखा गया है। तो इस तरह से नाइट्रोएल्केन का नामकरण होता है। और ठीक इसी प्रकार से हम लोग अभी एल्केन सल्फोनिक एसिड अर्थात सल्फोनिक एसिड का नामकरण करेंगे। Nomenclature of एल्केन सल्फोनिक एसिड अर्थात एल्केन सल्फोनिक एसिड का नामकरण। ठीक उसी प्रकार से जैसा कि अभी हम लोगों ने नाइट्रोएल्केन का नामकरण देखा है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी एल्केन सल्फोनिक एसिड का नामकरण करेंगे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ 7 अलग अलग कॉलम बनाएंगे। यहाँ पर इसका क्लास नेम हो गया, ये इसका फंक्शनल रूप हो गया, एफजी का मतलब ये जनरल फॉर्मूला हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया उदाहरण। कॉमन नेम हो गया, आईयूपीएसी नेम यहाँ हो गया। अब अंत में यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ चूंकि यहाँ एल्केन सल्फोनिक एसिड है तो यहाँ क्लास नेम में हो जाएगा एल्केन सल्फोनिक एसिड। इसका आईयूपीएसी नेम भी यही होगा, एल्केन सल्फोनिक एसिड, दोनों नाम सेम हो जाएगा। इसका फंक्शनल रूप होता है बॉन्ड SO3H, तो जनरल फॉर्मूला में RSO3H हो जाएगा। अब यहाँ एग्जाम्पल में R की जगह पर यहाँ हम मिथाइल ग्रुप डालते हैं तो इसका कॉमन नेम हो जाता है मीथेन सल्फोनिक एसिड। मीथेन सल्फोनिक एसिड, ये भी नाम इसका सेम हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा मीथेन सल्फोनिक एसिड। अब यहाँ इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा SO3H, C3SO3H। तो इस तरह से इसका पहला सदस्य क्लियर हो जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ एल्केन सल्फोनिक एसिड इसका फंक्शनल रूप है, जिसमें क्लास के रूप में एल्केन सल्फोनिक एसिड लिखेंगे। Fg है ये, Fg का मतलब फंक्शनल ग्रुप, SO3H होता है, बॉन्ड SO3H, इस बॉन्ड से एल्काइल ग्रुप जुटेगा। तो यहाँ इसका जनरल फॉर्मूला हो गया। एग्जाम्पल में एल्काइल ग्रुप की जगह पर पहला मेंबर एल्काइल ग्रुप का मिथाइल होता है, इसके बाद इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, इस तरह से हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर मिथाइल है तो हो जाएगा मीथेन सल्फोनिक एसिड। अगर यहाँ इथाइल ग्रुप देते हैं तो हो जाएगा इथेन सल्फोनिक एसिड, वहाँ भी इथेन सल्फोनिक एसिड होगा।
यहाँ प्रोपाइल ग्रुप डालते हैं तो हो जाएगा प्रोपेन सल्फोनिक एसिड, और यहाँ भी हो जाएगा प्रोपेन सल्फोनिक एसिड, और ब्यूटाइल ग्रुप डालते हैं तो हो जाएगा ब्यूटेन सल्फोनिक एसिड और ब्यूटेन सल्फोनिक एसिड। फिर यहाँ अगर हम C2H5SO3H लेते हैं तो हो जाएगा इथेन सल्फोनिक एसिड। इथेन सल्फोनिक एसिड, यहाँ भी इसका हो जाएगा वही नाम, इथेन सल्फोनिक एसिड। अब यहाँ 2 कार्बन देंगे और यहाँ SO3H ग्रुप आ जाता है, तो इस प्रकार से इसका संरचना सूत्र भी क्लियर हो जाता है। तो ये इसका दूसरा मेंबर हुआ। पहला हुआ मीथेन सल्फोनिक एसिड, दोनों नाम इसका सेम हो जाता है। ये हो गया इथेन सल्फोनिक एसिड, यहाँ भी आईयूपीएसी ने मीथेन सल्फोनिक एसिड। यहाँ पर अगर हम C3H7 अर्थात प्रोपाइल ग्रुप देते हैं, यहाँ SO3H, तो हो जाएगा प्रोपेन सल्फोनिक एसिड। प्रोपेन सल्फोनिक एसिड, यहाँ भी इसका हो जाएगा नाम प्रोपेन सल्फोनिक एसिड। अब यहाँ 3 कार्बन देंगे और यहाँ फंक्शनल ग्रुप एल्केन सल्फोनिक एसिड का SO3H देंगे, तो इस तरह से इसका संरचना सूत्र यहाँ पर लिखा जाता है। तो इस तरह से आगे भी जारी रहेगा। अगर यहाँ ब्यूटाइल ग्रुप देते हैं तो हो जाएगा ब्यूटेन सल्फोनिक एसिड, आईयूपीएसी में भी हो जाएगा ब्यूटेन सल्फोनिक एसिड। पेंटाइल ग्रुप देते हैं तो हो जाएगा पेंटेन सल्फोनिक एसिड, वहाँ भी पेंटेन सल्फोनिक एसिड। अगर हेक्साइल ग्रुप देते हैं तो कॉमन नेम हो जाएगा हेक्साइल सल्फोनिक एसिड, और आईयूपीएसी नेम भी हो जाएगा हेक्साइल सल्फोनिक एसिड, हेक्सेन सल्फोनिक एसिड। जिस तरह से यहाँ आईयूपीएसी नेम है हेक्सेन सल्फोनिक एसिड, तो कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम इसका सेम हो जाता है। तो पहला एल्काइल ग्रुप मिथाइल है, हो जाएगा मीथेन सल्फोनिक एसिड, कॉमन नेम भी और आईयूपीएसी नेम भी। दूसरा एल्काइल ग्रुप है इथाइल ग्रुप, तो हो जाएगा इथेन सल्फोनिक एसिड। इस प्रकार से प्रोपेन सल्फोनिक एसिड, दोनों नाम हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम। फिर ब्यूटेन सल्फोनिक एसिड, पेंटेन सल्फोनिक एसिड। अगर हेक्साइल ग्रुप डालते हैं तो हो जाता है हेक्सेन सल्फोनिक एसिड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सल्फोनिक एसिड का भी नामकरण बहुत ही आसान है। अब यहाँ स्ट्रक्चर के साथ आईयूपीएसी नेम, कॉमन नेम, एग्जाम्पल, जनरल फॉर्मूला, फंक्शनल रूप सब यहाँ एक साथ क्लियर हो जाता है, और ये बहुत ही एक आसान सा तरीका है इसको समझने के लिए। अब फिर इसमें अब लास्ट फंक्शनल रूप बचा हुआ है जो है एसिड एनहाइड्राइड, और इससे पहले हम लोग 14 फंक्शनल ग्रुप का नामकरण पढ़ चुके हैं, और चूंकि ये वो फंक्शनल ग्रुप है जिसका अध्ययन हम लोग आईएससी, बीएससी, एमएससी किसी भी क्लास में करते हैं, और अधिकांश फंक्शनल ग्रुप यही है, और रेयर केस में ही कुछ अन्य फंक्शनल ग्रुप आते हैं जो काफ़ी आए क्लास में है, उसको भी हम लोग बताएंगे। लेकिन यहाँ 11-12 के लिए ये पर्याप्त है जो 15 फंक्शनल ग्रुप लिखा गया है। इससे अलग कंपाउंड इसमें शायद ही कभी आएंगे। यहाँ एक और फंक्शनल ग्रुप बचा है एसिड एनहाइड्राइड। तो अब हम लोग इस प्रकार से एसिड एनहाइड्राइड का नामकरण ठीक इसी प्रकार से करेंगे। नोमेनक्लेचर ऑफ एसिड एनहाइड्राइड अर्थात एसिड एनहाइड्राइड का नामकरण ठीक इसी प्रकार से यहाँ हम लोग 7 कॉलम को बनाएंगे।
ये क्लास हो गया, ये फंक्शनल ग्रुप इसका हो गया FJ। यहाँ पर जनरल फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ एग्जाम्पल लिखेंगे, यहाँ कॉमन नेम, IUPAC नेम और यहाँ स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये जनरल फॉर्मूला हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया, कॉमन नेम हो गया, ये IUPAC नेम हो गया इसका, और यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे। ठीक उसी प्रकार जिस तरह से अन्य फंक्शनल ग्रुप का नामकरण हम लोग किए हैं। यहाँ क्लास नेम हो जाएगा एसिड एनहाइड्राइड, चूंकि एसिड एनहाइड्राइड एक क्लास नेम हुआ और इसका अलग अलग सदस्य होगा, जो अलग अलग इसका मेंबर होगा, अलग अलग इसका कंपाउंड होगा इस ग्रुप का। तो यहाँ लिखेंगे क्लास नेम में एसिड एनहाइड्राइड, इसका IUPAC नेम होता है एल्केनोइक एनहाइड्राइड। यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे एल्केनोइक एनहाइड्राइड, चूंकि एसिड एनहाइड्राइड का IUPAC नेम होता है एल्केनोइक एनहाइड्राइड। ये इसका फंक्शनल ग्रुप होता है। इसमें दोनों तरफ से बॉन्ड लगा हुआ है COOCO, ये एसिड एनहाइड्राइड का फंक्शनल ग्रुप होता है, थोड़ा लंबा है। और जनरल फॉर्मूला में यहाँ RCOO यहाँ R हो जाएगा, अर्थात इसमें दोनों तरफ से एल्काइल ग्रुप लगेगा, इसका जनरल फॉर्मूला हो गया। अब एग्जाम्पल में यहाँ हम R के जगह पर CH3 डालेंगे, हो गया। एल्काइल ग्रुप जब हम दोनों ओर में यहाँ CH3 डाले हैं तो यहाँ CH3 है तो हो जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड, चूंकि जब भी CH3 डालते हैं तो ACE से चालू होता है, जैसा कि हम फंक्शनल ग्रुप में रखे हैं, जिसमें कार्बन पहले से मौजूद है। तो H रखने से FOR से और CH3 रखने से पहला 3 लेटर जो होगा ACE से चालू होगा। तो ये हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड। अब यहाँ IUPAC नेम में इसमें टोटल कार्बन नहीं गिनेंगे, इससे पहले जितने फंक्शनल ग्रुप का नामकरण किए हैं उसमें IUPAC नेम में कुल कार्बन परमाणु की संख्या को हम काउंट किए हैं। लेकिन इसमें अगर हम टोटल कार्बन को काउंट करते हैं तो एक ही दो कंपाउंड में डिकेन को वो पार कर जाता है। इसलिए इसमें एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि इसमें आधे पर से कार्बन को हम काउंट करेंगे। यहाँ भी सेम ग्रुप है और यहाँ भी सेम ग्रुप है, तो आधा में इधर 2 कार्बन है, फिर आधा में यहाँ 2 कार्बन है, 2 कार्बन को इथेन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ हो जाएगा इथेनोइक एनहाइड्राइड, चूंकि यहाँ एल्केनोइक एनहाइड्राइड एसिड एनहाइड्राइड का IUPAC नेम है, तो यहाँ 2 कार्बन है, तो इसके लिए हो जाएगा इथेनोइक एनहाइड्राइड। इथेनोइक एनहाइड्राइड, ये इस कंपाउंड का IUPAC नेम हो गया। और यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला इस तरह से हो जाता है, तो ये कंपाउंड एसिटिक एनहाइड्राइड है। अब दोनों तरफ यहाँ रहेगा हर एक कंपाउंड में। अब यहाँ पर हम दूसरा एल्काइल ग्रुप C2H5 लेते हैं, C2H5, तो फिर यहाँ आधे पर से तो हो जाएगा 2 कार्बन इधर है, 2 कार्बन इधर है, तो 3 हो गया। यहाँ 2 कार्बन और 1 कार्बन, 3 कार्बन इधर और 3 कार्बन इधर, तो आधा पर से यहाँ हो जा रहा है। 3 कार्बन को यहाँ प्रोपेन कहते हैं, तो हो जाएगा प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड, कॉमन नेम है प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। अब यहाँ एल्केनोइक एनहाइड्राइड IUPAC नेम है, तो हो जाएगा यहाँ प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड।
अब यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला 2 कार्बन इधर है, यहाँ पर CO फिर इधर 2 कार्बन, और कार्बन का टेट्रावैलेंसी को पूरा करते हुए यहाँ हाइड्रोजन देकर के इसको पूरा कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ एसिटिक एनहाइड्राइड का नामकरण होता है। अब यहाँ पर हम C3H7 लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 1 4, ये हो जाएगा ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड, ये हो जाएगा ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड। अब यहाँ पर भी हो जाएगा ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड। अब ठीक इसी प्रकार से यहाँ बीच में एक फंक्शन ग्रुप होगा, दोनों तरफ से जितना कार्बन होगा उतना कार्बन डालते चले जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ हम देख रहे हैं कि एसिड एनहाइड्राइड का भी नामकरण पूरा हो जाता है। पुनः एक बार इसको हम देख लें। एसिड एनहाइड्राइड ये इसका हो जाता है IUPAC नेम, जो यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे, जिसकी आवश्यकता यहाँ होगी। चूंकि ये याद रखना होता है, विद्यार्थियों को समझने में दिक्कत हो जाती है, इसे यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं जिससे कि वहाँ दिक्कत नहीं हो। हालांकि ये नाम और ये IUPAC नेम और ये फंक्शन ग्रुप, यही 3 इसमें याद रखना होता है, और ये सब अपने आप ही लिखाता है और समझदारी अपने आप ही इसकी हो जाती है। तो यहाँ फंक्शनल रूप में देख रहे हैं कि CO दोनों तरफ में बॉन्ड रहेगा, जिससे एल्काइल ग्रुप जुटेगा। जनरल फॉर्मूला में यहाँ दोनों तरफ R देंगे। उदाहरण में R का वैल्यू रखेंगे, R क्या है? एल्काइल ग्रुप है, जो एल्केन से एक हाइड्रोजन को निकालने के बाद प्राप्त होता है। पहला एल्काइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप है, तो चूंकि यहाँ मिथाइल ग्रुप डालते हैं तो CH3 डालने से उस कंपाउंड का नाम ACE से शुरू होता है, क्योंकि वो एसीटेट ग्रुप होता है। और अगर किसी में हम H रखते हैं उस फंक्शनल ग्रुप में जिसमें पहले से कार्बन मौजूद है, तो H रखेंगे तो उसका पहला 3 लेटर FOR शुरू होगा, और CH रखेंगे तो ACE से शुरू होगा। ये हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड। और यहाँ पहले ही कंपाउंड में देख रहे हैं 4 कार्बन। इससे पहले सभी फंक्शनल ग्रुप में हम कार्बन की कुल संख्या को गिनते थे IUPAC नेम लिखने के वक्त में, लेकिन यहाँ आधा लेंगे। इसलिए लेंगे क्योंकि एक ही 2 कंपाउंड के बारे में अगर हम ऐसे करते हैं तो वो डिकेन को पार कर जाता है, इसलिए ऐसा सिस्टम इसमें बनाया गया है कि आधा पर से नामकरण करेंगे। तो आधा में इधर 2 कार्बन है और फिर आधे ग्रुप में इधर 2 कार्बन है, तो 2 को इथेन कहते हैं, तो यहाँ लगा इथेनोइक एनहाइड्राइड। चूंकि एनहाइड्राइड ग्रुप है और इसका IUPAC नेम होता है एल्केनोइक एनहाइड्राइड, तो 2 कार्बन है तो 2 को हम इथेन कहते हैं, तो लगा इथेनोइक एनहाइड्राइड। और उसी तरह से उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप, ये बीच में रहेगा, दोनों तरफ से CH3 मिथाइल ग्रुप रहेगा। और यहाँ C2H5 दूसरा एल्काइल ग्रुप है। यहाँ 3 कार्बन, इधर भी 3 कार्बन है, तो यहाँ प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड हो जाता है, और यहाँ प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, क्योंकि यहाँ पर एल्केनोइक एनहाइड्राइड है, 3 कार्बन है आधे में, तो यहाँ प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक उसी प्रकार से अगला हम एल्काइल ग्रुप, अगर हम प्रोपाइल ग्रुप डालते हैं तो ये हो जाएगा 3 और 1 4 कार्बन, 4 को ब्यूटेन कहते हैं, तो ये जगह ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड, इसका कॉमन नेम भी हो जाएगा, और IUPAC नेम भी इसका ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ एसिड एनहाइड्राइड का भी नामकरण हो जाता है। और इससे पहले हम लोग 14 अन्य फंक्शनल ग्रुप के बारे में नामकरण ठीक इसी प्रकार से पढ़े हैं। अगर इसमें विद्यार्थियों को कोई दिक्कत रह जाता है या ठीक इसी प्रकार से समझना चाहता है, तो इसके पीछे हर एक लेक्चर उसको अलग बनाया गया है। ये 12वां लेक्चर, इससे पहले 11 था, 10 था, इस तरह से 11th क्लास जब शुरू किया गया था, तो ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। चूंकि यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण हो रहा है अलग अलग फंक्शनल ग्रुप का, इसलिए ये चैप्टर किसी भी क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है। और इस ग्रुप में, इस चैनल में आपको हर एक चीज के बारे में जानकारी मिलेगी, हर एक टॉपिक का डिफिनीशन, उसका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, वो भी एक बहुत ही साधारण सी भाषा में। इसको जानने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जिससे कि रोज नए नए वीडियोज आपके पास पहुंचता चला जाएगा।